यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों तथा तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की है। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं वह ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं। जिनमें असामान्य या उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत तो लगभग न के बराबर है। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर अध्याय 7 के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुर रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य अध्याय 8 और 9 में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देशों में लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अलबर्नी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में आया। चित्र में ये पहला 5.1 चित्र पाने के पत्ते दिखाए गए हैं। चित्र ये 5.1 ख नारियल कई यात्रियों के नारियल तथा पान जैसे चीजों को असामान्य माना। स्रोत 1, अलबर्नी के उद्देश्य। अलबर्नी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है। उन लोगों के लिए सहायक जो उनमें हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोग के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। अलबर्नी के कृति का अंश पढ़िए स्रोत नंबर 5 तथा चर्चा कीजिए कि क्या यह कृति इन उद्देश्यों को पूरा करती है। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अलबर्नी विषयों की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई सांस्कृतिक कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। उसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में ये भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री इसके लिए लिखते थे जैसा कि हम देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर अगले अलग अलग दृष्टांतों में अलग था। अलबर्नी तथा किताब उल हिंद, ख्वारिज्म से पंजाब तक। अलबर्नी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अलबर्नी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा
संस्कृत शामिल है। हालांकि यह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अलुबर्नी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अलबर्नी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अलबर्नी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्य क्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लेखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसीलिए हालांकि हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अलबर्नी को कुछ ही लोग ने पढ़ा होगा। भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई अलबर्नी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। वह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल और मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अलबर्नी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अलबर्नी का गणित की ओर झुकाव था। अलबर्नी, जिसने लेखक में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थीं। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री, शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक तथा और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। ये चित्र दिए गए हैं। माप तंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। हिंदू शब्द लगभग 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी भाषा है। इसका प्रयोग सिंधु नदी इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, जिस से निकला था। अरबी लोग ने इसे फारसी शब्द को जारी रखा और इसे क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्क ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवासी क्षेत्रों को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोग की धार्मिक पहचान की घोतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। चर्चा कीजिए, यदि अलबर्नी 21वीं शताब्दी में रहता तो वही भाषा जानने पर भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था। चित्र 5.2 13वीं शताब्दी में अरबी पांडुलिपि का एक चित्र इसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलन
को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन एक एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान से देखिए, क्या ये कपड़े यूनानी हैं अथवा अरबी। इब्न बतूता का रिहिला। एक आरंभिक विश्व यात्री इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहिला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा सीरियाई पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा सत्तारूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्रा करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों में और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारी बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्ष तक रहा, पर फिर उसे ने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगला तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमत्रा गया और सुमत्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर स्रोतदू घोंसले से निकलता पक्षी। यह रिहिला उस रिहिला से गया एक उदाहरण है। अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवां के, जिसकी टोली में मैं शामिल हो चुकूं, लेकिन अपने अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, इससे प्रभावित होकर इसीलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पंछी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा। अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद चित्र 5.3 में डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र। आप डाकुओं को यात्री से कैसे अलग करेंगे? ये डाकू अटैक कर रहे हैं भाई, चित्र में दिखाया गया है। दूसरा चित्र ये है, ये चित्र 5.4 नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला लगभग 18वीं शताब्दी का है। आपके मत में कुछ यात्रियों के हाथ में हथियार क्यों है? जैतून जैसे आज क्वानजू के नाम से जाना जाता है गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह
बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्वास यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य है। तो इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। एकाकी यात्री लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री गृहतूर हो सकता था और बीमार भी हो सकता था। यह रहीला से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अतः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्न के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंख में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। चित्र 1 में अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान, कई जगहों के नाम उस तरह से लिए गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। त्रिमिध त्रिमिध, अंदेखो, बाघ, कुनुदुज, परवान, काबुल, गजना, कंधार, सुतलुज, दहली, हंसी, सरस्वती, अबूहर, आजुदाहन, मुल्तान, ऊर्जा। सिंधु लाहरी अरब सागर यात्रा करना अधिक असुरक्षित था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, इनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है कि वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। स्रोत 3, शिक्षा तथा मनोरंजन। जब इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपने प्रस्ताव में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देशन दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृतियों में बैठाए गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनकी महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों में एक कथानायक लिखवाया, जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को
को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा असाधारण चीजों के बारे में बताया जिनके संदर्भ से अभिरुचि जागी। इब्न बतूता, ये चित्र भी दिया गया है। चित्र 5.5 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्री को आग के आसपास इकट्ठा हुए दिखाया गया है। आग के आसपास बैठे चारों तरफ दिखाए। इब्न बतूता के पथ चिन्हों पर 1400 से 1800 बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल-बर्नी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुर रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, महमूद वली बल्खी ने जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिम जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हजीन भारत से निराश हुए और यहाँ तक की घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देशों के रूप में देखा। चर्चा कीजिए आप विचार में अल-बर्नी तथा इब्न बतूता के उद्देश्य किन मायनों में समान आबलिक भिन्न थे। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक, लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगाल के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्ट नोबिली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी जियों बैप्टिस्ट तैवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इटावली चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सा, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। पूर्व और पश्चिम की तुलना बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृतियों को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्र के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत
अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। चित्र 5.7 में भारतीय पोशाक में तैवर्नियर का चित्र दिखाया गया है। ये तैवर्नियर का चित्र है। ये ऊपर 5.6 वाला चित्र 17वीं शताब्दी के एक चित्र में बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। दोनों पोशाक दिखाए गए हैं। स्रोत 4, मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश में प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक रईस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दर्री, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेंतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेज पोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरी 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह झोला भी एक बड़े लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दुहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इस तरह इस दुहरे बोरे में स्वामी और सेवक की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का साग पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाले झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। बर्नियर द्वारा दी गई सूची में कौन सी वस्तु है जो आज आप यात्रा में साथ ले जाएंगे? भारत के विषय में विचार, निर्माण व प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन अपने प्रसार की यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद जब शेख ईटी समुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। बर्नियर के कार्यों फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्ष के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इटालियन भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। 1770 से 1775 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 प्रकार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्य प्रकाशित नहीं होते थे के पूरी तरह विपरीत था। चर्चा कीजिए। भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचुर यात्रा वृत्तांत साहित्य उपलब्ध है। आप अपने घर में बोली जाने वाली भाषा के यात्री लेखकों के विषय में पता कीजिए कि किसी एक ऐसा वृत्तांत को पढ़िए और यात्रा द्वारा देखे गए क्षेत्रों, उनसे जो देखा और उसके द्वारा वृत्तांत लिखे जाने के कारण पर टिप्पणी की लिखिए। विशाल पहुंच वाली एक भाषा। संस्कृत के विषय में अल-बर्नी यह लिखता है, यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने की से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा का पहुंच बहुत विस्तृत है। इनमें एक ही वस्तु के कई शब्द मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न
विषयकों संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। एक अप अप एक अपरिचित संसार की समझ अलुबर्नी तथा संस्कृतवादी परंपरा समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अलुबर्नी अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी भी इतने भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरे अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलवर्णी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भागवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। अलवर्णी का जातीय व्यवस्था का विवरण। अलवर्णी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जातीय व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षुक, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिकी, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबर्नी ने पवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है वह और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अलुबर्नी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा ईश्वर की जनता है। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अलबर्नी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्तियों की कहानी के बारे में पता चला तो तथाकथित रूप से 216 432 वर्ष तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है कि फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ हवा और मिट्टी काफी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता है। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। स्रोत 5 वर्ण व्यवस्था। अलुबर्नी वर्ण व्यवस्थाओं को इस प्रकार उल्लेख करता है: सबसे ऊंचे जाति ब्राह्मणों की है। उनमें विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्मा प्राकृतिक नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपर भाग होता है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रिय की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है ब्राह्मणों के कंधों और हाथों से ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मण से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्मा के जांघों से हुआ था। शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों और गांवों में रहते थे, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। अलबर्नी ने जो लिखा उसकी तुलना अध्याय 3 स्रोत 6 से कीजिए। क्या आप कुछ समानताएं और भिन्नताएं देखते हैं? क्या
आपको लगता है कि अलबर्नी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के ग्रंथों पर आश्रित रहा? जैसा कि हमने देखा कि जाति व्यवस्था के विषय में अलबर्नी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यज शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परिणामक श्रेणियों में सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। अध्याय 8 भी देखिए। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। चर्चा कीजिए। एक अन्य क्षेत्र से आए यात्रियों के लिए स्थानीय क्षेत्र की भाषा का ज्ञान कितना आवश्यक है। इब्न बतूता और अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों में भी विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, पारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। अब इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे की तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। नारियल तथा पान। इब्न बतूता का चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीके से मिलते हैं जिनमें वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पति उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। स्रोत 6, मानव सिर जैसे गिरीदार फल। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्राकृतिक में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक हैं। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद है। एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानव दो आंखों तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशम बालों जैसे दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनमें जहाज को रिश्ते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। किस तरह की तुलना से इब्न बतूता अपने पाठकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नारियल देखने में कैसे होते हैं। नारियल कैसे होते हैं अपने पाठकों को समझाने के लिए इब्न बतूता किस तरह की तुलनाएं प्रस्तुत करता है। क्या ये तुलनाएं वाजिब हैं? वे किस तरह से दिखाता है कि नारियल असाधारण फल है। बतूता का वर्णन कितना सटीक है। स्रोत 7, पान। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन पढ़िए। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इससे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में
रख कर चबाया जाता है और उसके बाद पान की पत्ती के साथ इन्हें चबाया जाता है। आपके विचार से इब्न बतूता का ध्यान क्यों खींचता है? क्या आप इस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसर से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाली विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार के वस्तुओं से भरे थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। स्थापत्य के कौन से अभिलक्षण पर इब्न बतूता को ध्यान दिया? चित्र 5.8 तथा 5.9 से इस वर्णन का तुलना कीजिए। देहली। स्रोत 8 दिल्ली जैसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर देहली नाम से उद्धृत किया गया था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्रों में फैली घनी बस्ती वाला शहर है। शहरों के चारों ओर बनी प्राचीन अतुलनीय है। दीवारों की चौड़ाई 11 हाथ, 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों की कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, क्षेपणास्त्र और घेरेबंदी में काम आने वाले मशीनों के संग्रह के लिए भंडारगृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतर भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हें खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फल का बगीचा है। इस देहली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तथा जंगली फूल, गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिलते रहते हैं। चित्र 5.8 ऊपर तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब है। चित्र 5.9 बाएं बस्ती की किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा है। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांशतः बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय संस्कृति में इतने अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था जो किसानों के लिए एक वर्ष में 2 फसलों उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्र में से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़े, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांगे थी। इब्न बतूता
हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक मांगी थी कि उन्हें अमीर लोगों के तथा बहुत धनाढ़ लोगों ही पहन सकते थे। स्रोत 9, बाजार में संगीत। यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। दौलताबाद में एक पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे तारा तरबाबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकानों में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकानों के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती हैं और उसकी सेवकियाँ उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाए गए है। पर इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंड में उनके समकक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती हैं और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समकक्ष गान प्रस्तुत करती थीं। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया है? चित्र 5.10 इस तरह के इकतई बुनाई की अभिरचना को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई भागों तटीय उत्पाद केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए हैं। ये चित्र में दिखाया गया है। अपने वर्णन में इब्न बतूता ने गतिविधियों को उजागर क्यों किया? संचार का एक अनूठा प्रणाली व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली अपनी इतनी कुशल थी कि यह सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगाते थे। वहीं गुप्तचरों की खबर सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। स्रोत 10, घोड़े और पैदल। घोड़ों पर और पैदल डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 स्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता है और 1 मील पर 1/3 होते हैं। जब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथी लंबी एक छड़ी होती है जिसके ऊपर तांबे की घाटियां लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथी में पत्र तथा दूसरे में घाटियों सहित छड़ और वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घाटियों की आवाज सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। आपको क्या लगता है कि पैदल डाक व्यवस्था पूरे उपमहाद्वीप में संचालित की जाती होगी? चर्चा कीजिए। इब्न बतूता लोगों के लिए ऐसी वस्तुएं और स्थितियों के वर्णन की समस्या को कैसे हल करता था जिनसे वे अनभिज्ञ थे और जिन्हें उन्होंने अनुभव नहीं किया था।
एक विचित्र देश। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट आधुनिक काजीकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलौर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिनसे उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलौर से 9 मील की भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा अदम कद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के मणिकाएं इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था कि मानो वह देख सकती हो। इस शिल्प और के कारीगर के क्या कहने क्या कहने बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। जहां इब्न बतूता ने हर चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुकता की, वहीं बर्नियर एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोपीय और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के अपने प्रेक्षण आलोचनात्मक तथा अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतनों के लिए उल्लेखनीय है। उसे वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगल के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की थी उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत तथा यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांत में मिलता है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसीलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। व्यापक गरीबी पेल सर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की ही तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक और दुखद गरीबी में रहते हैं कि उनके जीवन की मात्रा नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है कि कृषकों को इतनी
इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। इस प्रकार इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भू धारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में, को रोका, जो भूमि के रख रखाव व बेहतर के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। स्रोत 11 गरीब किसान। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों को की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों से भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। चित्र 5.11 19वीं शताब्दी के एक ऐसे चित्र ने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ता से प्रदान किया है। ये चित्र दिखाया गया है। बर्नियर के अनुसार उपमहाद्वीप के किसानों में किन किन समस्याओं से जूझने पड़ता था। क्या आपको लगता है कि उसका विवरण उसके पक्ष में सुदृढ़ करने में सहायक होता? इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूहों से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग और अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को कोई भी सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, मध्य स्थिति के लोग नहीं हैं। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट और खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राजा ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अब्दुल फजल भूमि राजस्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसा मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान था न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। अधिक जानकारी के लिए अध्याय 8 देखिए। बर्नियर के विवरणों के 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशतावाद के सिद्धांत का विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्य अथवा पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस
दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसा समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वतंत्र तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्वर्धित रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी, परंतु जैसा कि हम देखेंगे अध्याय 8, ग्रामीण समाज का यह भी चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारियों का उपभोग करते थे और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक बालाहार। इन दोनों ये स्रोत नंबर 12 यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोप शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुटे और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुस्पष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसा कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है, मुगल शासक। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं। व्यक्त टीले और झाड़ियों अथवा घातक दलदलों से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया है। बर्नियर सर्वनाश के दृश्य का चित्रण किस प्रकार करता है, जब आप अध्याय 8 और 9 पढ़ लें तब आप इस विवरण पर फिर आइएगा और फिर इसकी आकलन कीजिए। के बीच में बड़ा किसान था जो किराए में श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वाह लायक उत्पादन कर पाते थे। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने में तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पाद को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। इसीलिए उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। स्रोत 13 एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य से मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यकताएं वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र से भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है और जहां एक शिल्पकार, जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारणों से अपने आप को गलीचों, जरी, कशीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में निर्यात किए जाते हैं
के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचालन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। इस उदाहरण में दिए गए विवरण स्रोत 11 में दिए गए विवरण से किन मायने में भिन्न है। चित्र 5.12 में ये चित्र दिखाया गया है। 5.12 सोने का चम्मच जिससे पन्ने एवं मणिकाएं जड़े हुए हैं। मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का यह एक अच्छा उदाहरण है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमोत्तर यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्राश्रय पर आश्रित रहते थे। भू राजस्व स्वामी के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारियों समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत समुदाय अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिम भारत में ऐसे समूहों का महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्र में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधि व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समुदाय में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हाकिम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, साहित्यक, संगीतकार, सुलेख आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय प्राश्रय पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। चर्चा कीजिए, आपके विचार में बर्नियर जैसे विद्वानों ने भारत की यूरोप से तुलना क्यों की है। स्रोत 14 राजकीय कारखाने। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिनमें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कशीदार कार एक मास्टर के निरीक्षण की व्यापकता से कार्यरत रहते हैं। एक अन्य से आप सुनार को देखते हैं। तीसरे में चित्रकार, चौथे में लच्छा रस का रोगन करने लगाने वाला, पांचवें में बढ़ई खरीदारी दर्जी और जूते बनाने वाले, छठे में रेशम जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इस निश्चित नियम ढंग से उनका समय बीतता जाता है और कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने की इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। बर्नियर इस विचार को किस प्रकार प्रेषित करता है कि हालांकि हर तरफ बहुत सक्रियता है पर उन्नति बहुत कम है। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे जिन्होंने उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर, कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और एक घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक निरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन
की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन में खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों के सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने से विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की विनिति कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांशतः परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम या एक या दो को तो रखते ही थे। भी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किए जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसीलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के स्रोत 15 दासियां। इब्न बतूता हमें बताता है यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारी को भी नियुक्त करता है जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होती हैं वे उन्हें देती हैं। अधिकांशतः दासियों को हमले और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। स्रोत 16 सती बालिका। यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, वह बलि हेतु हुए देखी। उसे भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क में व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाए हुए था, की सहायता से उसे उन अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए और इसी स्थिति में उसे महसूस प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। कृषि के अलावा अन्य होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्य विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थीं। यहाँ तक यह असभ्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। चर्चा कीजिए, आपके विचार में सामान्यतः महिलाओं के जीवन में इब्न बतूता और बर्नियर जैसे यात्रियों का ध्यान अपनी ओर क्यों नहीं खींचा? आपने देखा होगा कि यात्रा वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन को एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं जिन पर वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिन्होंने समुद्र और पर्वतों को पार किया, उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसी यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। चित्र 5.313 मथुरा से मूर्ति का एक नमूना, इसमें यात्री दर्शाए गए हैं। यह यातायात का कौन सा साधन अपनाया गया है, ये दिखाया गया है यात्रियों द्वारा। ये चित्र काल रेखा
कुल यात्री उन्होंने वृत्तांत छोड़े 10वीं-11वीं शताब्दी 973 से 1048 मोहम्मद इब्न अहमद अब्न रेहान अल बरनी उज्बेकिस्तान से 13वीं शताब्दी में 1254 से 1323 तक मार्को पोलो इटली से 14वीं शताब्दी में 1304 से 77 तक इब्न बतूता मोरक्को से 15वीं शताब्दी में 1413 से 82 तक अब्द अल रज्जक कमाल अल दीन इब्न इसहाक अल समरकंदी समरकंद से 1466 से 72 से भारत में बिताए वर्ष अफानिस निकितीन 15वीं शताब्दी रूस से 16वीं शताब्दी में 1518 भारत की यात्रा दूरते बारबोस मृत्यु 15 से 51 में 21 में पुर्तगाल से थे 1562 में मृत्यु का वर्ष सैयद अली रईस तुर्की से 1536 से 1600 एंटोनियो मान सेरेते स्पेन से 17वीं शताब्दी 1621-26 से 31 भारत में बिताए वर्ष मोहम्मद बिन बल्ख से 1667 से पीटर मंडी इंग्लैंड से 1605 से 89 ज्यो बैपिस्टस टर्नियर फ्रांस से 1620 से 88 फ्रांसुए बर्नियर फ्रांस से नोट जहां कोई अन्य संकेत नहीं है तिथियां यात्री के जीवन काल को बता रही हैं। ये अधिक जानकारी के लिए और भी आप पढ़ सकते हैं। मुजफ्फर आलम अंडेन संजय सुब्रमण 2006 इंडो पर्सियन ट्रेवल्स इन द एज ऑफ डिस्कवरी 1400 से 1800 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज से कैथरीन अशेर एंड सिंथिया टालबोट 2006 इंडिया बिफोर यूरोप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज पासवा बेर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 से 1668 लो प्राइस पब्लिकेशन न्यू दिल्ली HAR गिब्स छपा 1993 द ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता मुंशी राम मनोहर लाल दिल्ली मसूरुल छपा 2015 से वेस्टर्न बाउंड ट्रेवल्स ऑफ मिर्जा अबू तालिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली HK कॉल छपा 1997 ट्रेवल्स इंडिया एंड एंथोलॉजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली नियर 1993 ट्रेवल्स इन इंडिया मुंशी राम मनोहर लाल। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.edumartimie ऑर्गेनाइजेशन से देख सकते हैं। ये चित्र भी दिया गया है। इस चित्र में आराम करते हुए यात्री को दिखाया गया है।